वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जिसमें हम बात कर रहे थे विलियम टॉपिक की। और विलियम टॉपिक में हमने बात की थी राउल्ट के नियम की। तो देखो, इसमें राउल्ट के नियम की बात की थी हमने, राउल्ट का नियम। तो हमने जो राउल्ट का नियम पढ़ा था बच्चों, उस नियम को हमने पढ़ा था वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए, वाष्पशील विलययुक्त विलयन हेतु मतलब ऐसे विलयन जिनमें विलय और विलायक दोनों घटक ही वाष्पशील होते हो या दोनों में ही वाष्प बनाने का गुण हो। और जब वाष्प बनाएंगे यानी उनका वाष्प दाब होगा, ये हमने पढ़ा था। इसी में हम दूसरा पढ़ते हैं राउल्ट के नियम को, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन हेतु, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन हेतु, विलयन हेतु। तो देखो, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन हेतु राउल्ट के नियम को पढ़े तो ये क्या कहना चाह रहा है? अवाष्पशील विलय मतलब इन घटकों में एक घटक ऐसा है विलयन का जो विलय का कार्य कर रहा है, वो कैसा? अवाष्पशील, यानी केवल विलायक ही वाष्प बनाएगा या केवल विलायक का वाष्प दाब होगा। जो आपके विलय पदार्थ है उसमें वाष्प बनाने का गुण नहीं है, मतलब वो कैसा है? अवाष्पशील। तो देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले डाल्टन का नियम कह रहा था पी टोटल इज इक्वल होता है पी ए प्लस पीबी। लेकिन बच्चों पीबी तो क्या है? नगण्य है। पीबी नगण्य क्यों है? क्योंकि अपने पास अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय है, इसलिए इसका वाष्प दाब क्या है? नगण्य। तो अपने पास समीकरण क्या रह गया? पी टोटल इज इक्वल केवल पी ए। अब इसमें डाल्टन ने जो कुल दाब के लिए कहा था कि किसी मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक घटक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। लेकिन यदि विलयन में उपस्थित दो घटकों में से एक घटक अवाष्पशील है तो उस विलयन का कुल दाब केवल वाष्पशील घटक या विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और हम जानते हैं कब जानते हैं? जब नियमित अध्ययन करते हैं, पूरी कक्षाएं रेगुलर लेते हैं और उनके नोट्स बनाते हैं तो ही हम जानते हैं। जानते क्या हम? ये जो पी ए होता है समानुपाती होता है बच्चों अक्ष ए के। राउल्ट ने कहा था कि वाष्पशील घटक का वाष्प दाब जो होता है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखो, समानुपाती जिनको अगर हटाएं तो पी नोड ए अक्ष ए, ये अब पी ए का मान होता है राउल्ट के नियम से, ये हम जानते हैं जो इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा था। अब बच्चों इक्वेशन 1 व 2 से सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 व 2 से, तो देखो इक्वेशन 1 में पी टी बराबर पी है और इक्वेशन 2 में पी ए बराबर पी नोड ए अक्ष ए। तो इस पी नोड ए अक्ष ए को पी ए के स्थान पर लिख दे तो अपने समीकरण बन जाएगा पी टोटल इज इक्वल पी नोड ए अक्ष ए। यह आ गया आपके कुल दाब। तो देखो, यहाँ पर वापस अक्ष ए का सूत्र जो होता है वो आपके 1 माइनस अक्ष बी होता है। ये भी हमने मोल अंश में पढ़ा था। तो जहां आपके अक्ष ए लिखा है वहां ये रख देते हैं मान। तो पी टोटल इज इक्वल अपने पास आ जाएगा पी नोड ए कोष्टक 1 माइनस अक्ष बी। ये आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले थोड़ा पेज को छोटा कर लेते हैं। ये अपने पास, तो देखो अब यहां पर जो अपने पास पी टोटल का मान है इस पद को सोल्व कर लेते हैं हम। तो इस पद को जैसे ही सोल्व करते हैं हम तो ये रह जाएगा आपके पी टोटल इज इक्वल पी नोड ए और माइनस में रह जाएगा पी नोड ए अक्ष बी। इस पद का क्या कर लेते हैं? पक्षांतरण कर लेते हैं हम। तो देखो, पक्षांतरण की क्रिया में पी नोड ए अक्ष बी को इधर लेके आता हूं मैं। तो पी नोड ए
अक्स भी ये धनात्मक हो जाएंगे और पी टोटल को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो पी नोट है तो ऐसे ही है, लेकिन पी टोटल इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहां से आपको अक्स बी ज्ञात करना है तो ये अक्स बी निकाल लेते हैं, तो अक्स बी बराबर हो जाएगा आपके पी नोट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नोट ए। यानी जब विलयन में एक घटक अवास्तविक हो और अवास्तविक घटक का आपको मोलस निकालना है, तो जो वास्तविक घटक है उसके शुद्ध वाष्प दाब में से विलयन के कुल दाब को घटा के और शुद्ध वाष्प दाब का क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। और ये जो समीकरण है जो आपके ये पी नोट ए माइनस पी टी बट्टा पी नोट ए, यह आपके वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन। अवास्तविक विलय के कारण विलयन में जो वाष्प दाब में कमी आएगी वो लगभग इतनी आएगी, पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन पी नोट ए। देखो अब इस पद में हमने तो ये लिए ये है क्या क्या, इनको दर्शा लेते हैं, यहाँ साइड में दर्शा लेते हैं जहां अपने इनको क्या माना है। तो यहां पर तो अक्स भी तो है आपके अवास्तविक विलय का मोलंस, अवास्तविक विलय का मोलंस क्या अक्स भी है। एक दिया तो आपको पी नोड है, जब किसी पदार्थ पर नोड आ जाए इसका मतलब उसकी शुद्ध अवस्था को दर्शा रहा है, तो घटक एक का शुद्ध वाष्प दाब जो सदैव निश्चित होता है और निश्चित होने के कारण ही शुद्ध वाष्प दाब को एज स्थिरांक काम में लेते हैं। और बच्चों की बात करें पी टोटल की, तो पी टोटल है आपके विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। तो बच्चों ये था आपके अवास्तविक विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। परिवर्तन क्या है, वो केवल क्या है, पीपी को हमने नेगलेक्ट कर दिया, कारण अवास्तविक विलय जो वाष्प नहीं बनाया है उसका वाष्प दाब नेगलेक्ट है, बाकी सेम वो का वो है। तो ये होता है राउल्ट का दूसरा नियम, कह सकते हैं अवास्तविक विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों ये तो था राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम जो है वो एक विशेष स्थिति है, हम कह सकते हैं राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, या उल्टा बोल दो हेनरी का नियम राउल्ट के नियम की एक विशेष स्थिति है। कैसे सिद्ध करना है, तो उस कंडीशन में देखो दोनों नियम लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, और एक तरफ लिखते हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। तो दोनों के नियम लिखते हैं। देखो अब दोनों के नियम लिख के फिर चेक करते हैं कि क्या एक दूसरे की विशेष स्थिति है। तो हेनरी ने कहा था स्थिर ताप पर किसी गैस की दर में विलेयता, गैस की दर में विलेयता गैस के आंशिक दाब, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह बात कही थी हेनरी ने। हेनरी ने कहा कि जब गैस को किसी द्रव पदार्थ में घोलते हैं तो जो गैस है उस गैस की विलेयता जो है उस गैस के आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती, यानी P समानुपाती M या M समानुपाती P लिख सकते हो। तो P इज इक्वल आपके यहां पर आ जाएगा KX डॉट M, ये अपने पास ठीक है। एक तो ये दिया था। अब अपने को इसमें राउल्ट के नियम की एक विशेष स्थिति बनानी है, तो इसी में अपने को हेनरी का दूसरा नियम लिखना है। तो देखो दूसरा नियम जो है वो ले लेते हैं किसके सापेक्ष में, हेनरी का दूसरा नियम
वो लेते हैं मोलस के सापेक्ष, यानी जो विलेयता है इसके स्थान में मोलस लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखो वही आपके दाब समानुपात, इसको थोड़ा पेज को छोटा करते हैं पहले, हाँ ये इतना रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो P समानुपाती आ जाएगा आपके अक्ष गैस और समानुपाती है, चिन्ह को हटा दो, तो ये हो जाएगा आपके P बराबर के एक्स डॉट अक्ष गैस। ये हेनरी का नियम है, यानी कुल मिलाकर गैस का आंशिक दाब गैस के मोलस के समानुपाती होता है। अब देखो राउल्ट के नियम की बात कर लेते हैं। तो राउल्ट का नियम कहता है वाष्पशील घटक का वाष्प दाब घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखो क्या रहा है, ये घटक ए लिया, इसका वाष्प दाब पी है, ये समानुपाती है इसी के मोल अंश अक्ष ए के समानुपाती है। चिन्ह को उठाने के लिए स्थिरांक काम में लेते हैं, पी नोट ए अक्ष ए। अब देखो इन दोनों को देखें तो हेनरी गैस की दर में विलेयता को बताता है और राउल्ट जो है वो वाष्पशील घटक के वाष्प दाब को बताता है। यानी दोनों में एक मुख्य अंतर जो है वो क्या है कि हेनरी का नियम गैस के आंशिक दाब को समझा रहा है, जबकि राउल्ट का नियम वाष्प दाब को समझा रहा है। और कोई अंतर नहीं है, वाष्पशील घटक पर तो राउल्ट का नियम लगता है और गैस के लिए हेनरी का नियम लगता है। उसके अलावा दूसरा अंतर देखो, हेनरी के नियम में स्थिरांक के रूप में KH का प्रयोग करते हैं, जबकि राउल्ट के नियम में स्थिरांक के रूप में घटक के शुद्ध वाष्प दाब का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, यह है बच्चों के राजे कि आप कैसे कह सकते हो कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। तो हेनरी का नियम लिख दिया, राउल्ट का नियम लिख दिया। हेनरी के नियम में आप चाहो तो ऊपर वाला नहीं लिख करके और नीचे वाला लिख सकते हो कि राउल्ट हेनरी के अनुसार गैस का वाष्प आंशिक दाब जो है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, जबकि राउल्ट के अनुसार वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी गैस के आंशिक दाब को तो समझाया हेनरी ने और वाष्पशील घटक के वाष्प दाब को समझाया राउल्ट ने। और इनमें अंतर क्या है, हेनरी के नियम में स्थिरांक के रूप में हेनरी स्थिरांक लेते हैं, जबकि राउल्ट के नियम में घटक के शुद्ध वाष्प दाब को स्थिरांक के रूप में लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेनरी का नियम जो है इसकी विशेष स्थिति कौन है, राउल्ट का नियम। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका भी।
आगे बात करते हैं बच्चों राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार। तो देखो राउल्ट के नियम से विलयन के प्रकारों की बात करें तो विलयन के दो प्रकार होते हैं राउल्ट के नियम से। एक तो होता है आपके आदर्श विलयन और दूसरा होता है बच्चों अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, एक तो आदर्श और दूसरा है अनादर्श। तो देखो आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो ऐसे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो जो सांद्रता कुछ भी और ताप कुछ भी हो, सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं, उनको तो कहते हैं आदर्श विलयन। और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो होते हैं बच्चों आपके अनादर्श विलयन। ये तो इनकी नॉर्मली परिभाषा हुई। आदर्श वो है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और अनादर्श विलयन वो है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अब देखो इन दोनों की कुछ शर्तें देखते हैं हम, आदर्श और अनादर्श की दोनों की कुछ शर्तें देख लेते हैं। तो कोई भी विलयन आदर्श है उसके लिए आवश्यक शर्तें या विशेषताओं की बात करें तो पहली शर्त इनके लिए है कि P टोटल इज इक्वल होता है PA प्लस PB, यानी ऐसे विलयन जिनमें उपस्थित घटकों के वाष्प दाबों का योग जो है वो उतना ही हो जितना उस विलयन का कुल वाष्प दाब है, तो वो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। या आप कह सकते हो PA बराबर तो है P नोड A अक्ष A और PB बराबर है आपके P नोड B अक्ष B। अगर ये कंडीशन है तब तो आदर्श विलयन है, लेकिन मान लो ये कंडीशन ये इस प्रकार है, जैसे ये अनादर्श की शर्तें साथ साथ देख लेते हैं। P टोटल नॉट इज इक्वल PA प्लस PB, यानी विलयन का कुल दाब जो है वो घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या ज्यादा हो, तो वो फिर क्या अनादर्श विलयन है। या करके इसमें भी लिख सकते हैं हम PA नॉट इज इक्वल P नोड A अक्ष A और एक लिख देते हैं PB नॉट इज इक्वल P नोड B डॉट अक्ष B। ये दोनों की पहली शर्तें होगी। अगर इक्वल है तब तो आदर्श विलयन है और इक्वल नहीं है तो वो आपका क्या अनादर्श विलयन। दूसरी शर्त जो होती है बच्चों डेल H बराबर 0, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो। अगर दोनों घटकों को मिला रहे हैं और दोनों घटकों को मिलाने के बाद जो आपका मिश्रण या विलयन बन रहा है उस विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन की माप शून्य आ रही है, तब तो आपका कैसा है आदर्श विलयन है। लेकिन बच्चों डेल H नॉट इज इक्वल 0, यानी मिश्रण जो बन रहा है उसके घटकों को मिलाने के बाद अगर कुल ऊर्जा परिवर्तन आ रहा है जिसकी माप को हम एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं वो 0 आ रहा है, तब तो आदर्श विलयन है।
लेकिन एंथैल्पी परिवर्तन जीरो नहीं आ रहा है, या तो जीरो से कम या ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा अनदर विलियन। देखो इसी में बच्चों अगर डेल एक्स का मान नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो आपका प्रक्रम कैसा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है। और अगर बच्चों डेल एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका प्रक्रम है ऊष्माशोषी प्रक्रम, अर्थात ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो आपके ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो अगर घटकों को मिलाने के बाद विलयन के लिए डेल एक्स ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और डेल एक्स धनात्मक आ रहा है, हम लोग कैसा ऊष्माशोषी प्रक्रम। ये दो शर्तें। आगे देखो इसी में तीसरी शर्त और देखते हैं। तो आदर्श विलयन जो होते हैं उनमें आयतन परिवर्तन जो होता है डेल बी, उसका मान जीरो होता है। आयतन परिवर्तन जीरो, अर्थात आप घटकों को मिला रहे हो और मिलाने के बाद आयतन जो होता है उनके योग के बराबर ही रहता है, ना तो घटता और ना ही बढ़ता है। विलय 50 ml है, विलायक आपके 100 ml है, विलयन 150 ml बन रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब आपका आदर्श विलयन है। लेकिन बच्चों अगर अनादर्श विलयन है, अगर आपका विलयन कैसा है अनादर्श, तो उस कंडीशन में कभी भी डेल वी का मान जो शून्य नहीं होगा। डेल वी नॉट इज इक्वल शून्य, यानी आयतन परिवर्तन शून्य नहीं रहेगा। जैसे 50 ml विलय 100 ml विलायक को मिलाओगे तो बनने वाले विलयन का आयतन या तो 150 से हल्का कम हो जाएगा या हल्का बढ़ जाएगा, तो वो आपका अनादर्श विलयन है। ये तीसरी शर्त आयतन परिवर्तन वाली। और एक शर्त और देखें हम, तो आदर्श विलयनों के लिए जो आपके घटक एक एक कण है का आकर्षण बल, एक एक कणों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो बल प्लस, इसी प्रकार बी के घटक के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है ये बल, इन दोनों के कणों के आकर्षण बलों का योग उतना ही हो जितना एक और बी के कणों का आकर्षण बल है। यानी पृथक जो आपके विलय के कणों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है और वही पृथक में विलायक के कणों के आकर्षण बल लग रहा है, जब इनको मिलाते हैं तो विलय और विलायक के कणों के मध्य भी लगने वाला आकर्षण बल उन आकर्षण बलों के योग के क्या हो, बराबर हो, तब तो आपका कैसा है आदर्श विलयन। लेकिन यदि एक घटक के कणों का आकर्षण बल है और दूसरे घटक के कणों के आकर्षण बल जो है इनका योग जो होता है वो बराबर नहीं होता है, किसके, ए और बी के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, तो वो फिर विलयन कैसा है आपके, वो विलयन है बच्चों अनादर्श विलयन। तो ये हो गए इन विलयनों की कुछ शर्तें, चार शर्तें देख ली आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में। और यही आपके अंतर भी होते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में। अगर हम अंतर की बात करें तो ये इनके क्या होते हैं अंतर। अब इनके देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले थोड़ा इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं फिर दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, इतना ठीक है, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। तो अब इनके एग्जाम्पल देखें, तो जो एग्जाम्पल में आदर्श विलयन होने के लिए पहचान के रूप में देखो या नॉर्मली समझने के लिए, तो आदर्श वो होंगे जिन दो घटकों को मिला रहे हो वो लगभग समान वर्ग से लोग रखते हो, एक ही वर्ग के सदस्य हो। जैसे देखो एक दिया हुआ आपके पास एन हेक्सेन, हेक्सेन मतलब आपके एल्केन और एन मतलब सीधी श्रृंखला वाला, प्लस एन हेप्टेन, हेप्टेन मतलब भी एल्केन और एन मतलब सीधी श्रृंखला वाला, दोनों एक ही वर्ग के, दोनों एल्केन और सीधी श्रृंखला वाले एल्केन। अंतर क्या है, हेक्सेन में 6 कार्बन है और हेप्टेन में 7 कार्बन, केवल एक कार्बन का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड
प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। देखो इन दोनों में ही क्या है, कार्बन और सिलिकॉन दोनों वर्ग संख्या 14 के सदस्य है, दोनों पर ही 4-4 क्लोरीन जुड़े हुए, यानी एक ही वर्ग के सदस्य है और उन पर जुड़े हुए समूह भी क्या है, समान। इसी प्रकार और देख लो, एक दिया हुआ अपने पास जैसे क्लोरोबेंजीन और एक दिया हुआ जैसे अपने पास ब्रोमोबेंजीन। तो देखो दोनों ही बेंजीन युक्त यौगिक है और बेंजीन पर एक एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, वो कौन है, हेलोजन। एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे मिश्रण जिनके घटक जो होते हैं वो एक ही वर्ग से आपके संबंधित हो, तो उनके मिश्रण या विलयन जो होते हैं वो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बच्चों यदि एक पदार्थ तो आप ले लो, जैसे एक पदार्थ तो ले लिया आपने जल, और इसमें आप एल्कोहल मिला रहे हो जैसे C2H5OH, तो यह आपके अनादर्श विलयन होगा। इसी प्रकार एक तो ले रहे हो आप जैसे जल और इसमें आपने अम्ल मिला दिया, चाहे कोई सा मिला दो, HCl मिला दो, चाहे आप इसमें H2SO4 मिला दो, चाहे आप इसमें HNO3 मिला दो, तो यह आपका क्या होगा, अनादर्श विलयन। या फिर आप एल्कोहल ले रहे हो, एल्कोहल में क्लोरोफॉर्म मिला दो या एसीटोन मिला दो, तो उस कंडीशन में ये आपके क्या होंगे, अनादर्श विलयन, क्योंकि अलग अलग वर्ग या ग्रुप से संबंधित है। जिनकी अन्योन्य क्रिया अलग अलग होगी, तो अन्योन्य क्रिया अलग अलग होने के कारण इनके मध्य क्रिया करवाएंगे, या तो बहुत ज्यादा आकर्षण लगेगा या बहुत कम आकर्षण लगेगा। तो ये होते हैं जो आदर्श और अनादर्श विलयन में आपके एक प्रकार से इनकी विशेषता है, और इन विशेषताओं के आधार पर ये इनके हमने 5 अंतर भी देख लिए जो आपको नोट करने। स्क्रीनशॉट लो, देखिए इसका भी, इससे पहले वाले पेज का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये आदर्श और अनादर्श विलयन की दो शर्तें इधर है और ये 3 शर्तें आगे वाले में आगे अपने पास उदाहरण सही। तो ये हो गया जो आदर्श और अनादर्श विलयन। अब आदर्श विलयन से संबंधित आरेख बनाते हैं राउल्ट के नियम के लिए। तो राउल्ट ने आदर्श विलयन को समझाया, या कह सकते हैं राउल्ट का आरेख पूछ रहे, चाहे आदर्श विलयन के लिए आरेख पूछ रहे, एक ही बात है। आदर्श विलयन हेतु राउल्ट नियम का आरेख, तो ये राउल्ट के नियम का है आरेख, लेकिन यही आरेख आदर्श विलयन के लिए भी होता है। तो आपसे चाहे राउल्ट के नियम का आरेख पूछे और चाहे आदर्श विलयन के लिए आरेख पूछे, आपको दोनों में ही यही आरेख बनाना है। तो देखो अपने पास क्या था, एक घटक था, एक घटक भी था। ये दोनों आपके पास क्या घटक, और इनके वाष्प दाब जो थे, एक का तो था Pa, एक का Pb, और शुद्ध घटक के रूप में था शुद्ध वाष्प दाब, तो वो आपने माना था इसमें P नोड A, P नोड B, और इनके मोलन्स जो थे वो थे आपके अक्ष A और अक्ष B। इन्हीं के आधार पर राउल्ट ने आरेख बनाया। तो देखो एक तो ले लिया ये अक्ष जिस पर इन्होंने मोलन्स ले लिया, मोलन्स को ले लिया इस एक आरेख पर, तो अक्ष पर। तो एक ले लिया इन्होंने वाई अक्ष, इस वाई अक्ष पर आरेख पर इन्होंने रेखा खींच ली अपने वाष्प दाब की। एक तो अक्ष लिया जिस पर मोलन्स ले लिया, एक ले लिया आपके वाई अक्ष जिस पर ले लिया इन्होंने दोनों ही और वाष्प दाब। ये अपने, अब देखो अपने घटक एक के मोलन्स को एक लेते हैं, तो मिश्रण का कुल और मोलन्स तो एक ही होना है। अब अगर एक का मोलन्स जो है आपके पास, घटक एक का जो मोलन्स है वो अगर एक है, तो बी का मोलन्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अपना वाई अक्ष में इधर वाली रेखा जो है, इस रेखा में घटक एक का मोलन्स एक है, मतलब घटक एक का वाष्प दाब है, बी का 0 मतलब बी तो वाष्प दाब लगेगा नहीं, तो यहाँ पर आपके Pa आएगा, घटक एक का वाष्प दाब। अपोजिट दिशा में हम एक को तो मान लेते हैं 0 मोलन्स और बी का मोलन्स रख लेते हैं 1, यानी यहाँ पर हम
घटक ए जो है उसका वाष्प दाब 0 हो जाएगा, जो मोलस के समानुपाती होता है, और बी का मोलस ए का मतलब ये दर्शा रहा है आपके बी के वाष्प दाब को। अब बच्चों इनको देखो, इन दोनों को मिला दे तो ये जो रेखा है आपके, ये पी टोटल को दर्शा रही है। पी टोटल बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यानी घटक ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब है, इन दोनों के योग के बराबर क्या होगा, विलयन या मिश्रण का वाष्प दाब होगा। अब ए के वाष्प दाब को तो देखो, ये जो यहां पर ये जो ब्लैक रेखा से है, ये ब्लैक रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जो है वो घटक ए के वाष्प दाब को दर्शा रहा है, और इसको लिख क्या दे, पी ए बराबर क्या होता है आपके, पी नोड ए अक्ष ए। तो ये रेखा जो ये घेरा हुआ क्षेत्र किसके बराबर है, पी ए बराबर पी नोड ए अक्ष ए, जो पी ए को दर्शा रहा है। इसी प्रकार देखो ये दूसरी रेखा ले लेते हैं, ये रेखा आपके पीबी को दर्शा रही है, और पीबी बराबर क्या होता है, पीबी बराबर होता है पी नोड बी अक्ष बी, यानी घटक ए का वाष्प दाब ये इधर नीचे ब्लैक रेखा के नीचे घेरा गया क्षेत्र, और पीबी का जो है वो इस ब्लैक रेखा के ऊपर घेरा गया क्षेत्र जो है उसको दर्शा रहा है। कुछ क्षेत्र बीच में कट रहा है तो ये क्षेत्र ऊपर आ रहा है, इस हिसाब से एक कुल दाब होता है। ये अपने राउंड का नियम जो है उसके आदर्श विलयन हेतु आरेख। तो ध्यान क्या रखना है, अगर आप घटक ए का मोलस 1 रखते हो तो ऊपर जो रेखा है वो पी ए को दर्शाएगी, और बी का मोलस 1 लेते हो तो रेखा पीबी को दर्शाएगी। दोनों का योग किसके बराबर होगा, पी टोटल के बराबर। पी ए जो है वो पी ए बराबर पी नोड ए अक्ष ए को दर्शा रही है, और पीबी जो है वो पी नोड बी अक्ष बी को दर्शाती है। तो ये है आपके आदर्श विलयन हेतु राउंड के नियम का आरेख। इसका भी आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन कक्षाओं को रेगुलर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इनके लिंक शेयर करो ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके, और आप नियमित कक्षाएं लो और नियमित नोट्स बनाओ जिनकी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही है। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो ये कक्षाएं उनमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवा दी जाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद।